सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट एमसीक्यूज। आज हम देखते हैं कि सर हमें कौन कौन से कंसेप्ट्स नए सीखने को मिलते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास 62 ईयर ओल्ड मैन, अ 60 चलो अ 62 ईयर ओल्ड मैन इज brought टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट बाय अ फ्रेंड ड्यू टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से हमारे पास 62 ईयर ओल्ड मेल आपके पास लाया गया है। ही इज एजिटेटेड, मतलब कि वो बेचैन है। एंड गैस्पिंग फॉर एयर, मतलब जैसे होता है ना, बंदा जाता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही तो वैसे कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं गैस्पिंग फॉर एयर, कि मतलब कि वो एयर को गैस कर रहा है। एंड इज अनएबल टू प्रोवाइड हिस्ट्री, मतलब इतनी ज्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है कि वो आपको हिस्ट्री नहीं प्रोवाइड कर सकता। हिज फ्रेंड से दैट द पेशेंट हैज अ हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक अल्कोहल यूज एंड टेंस अल्कोहलिक एनोमिनस मीटिंग्स, मतलब उसका दोस्त कह रहा है कि यार ये जो मेरा दोस्त है ना, ये बड़ा खराब है, ये बहुत ज्यादा अल्कोहल पीता है, और जो अल्कोहल की जितनी भी मीटिंग्स होती है ना, ये वहाँ उनको बहुत अटेंड करता है। ठीक है। ही इज अनअवेयर ऑफ एनी अदर मेडिकल हिस्ट्री। टेम्परेचर ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, पल्स ठीक है, रिस्पायरेशन हाई है, रिस्पायरेशन का नंबर इंक्रीज है, क्योंकि नॉर्मल रिस्पायरेशन होती है 16 to 20, या कुछ बुक्स इसको लिखती हैं 12 to 20, तो 12 to 20 भी आप कह सकते हैं। ड्यू टू वर्सनिंग रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस एंड इमीडिएट एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन इज परफॉर्म्ड एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन इज बिगन। देखो, पेशेंट आपके पास शॉर्टनेस ब्रेथ के साथ आया हुआ है ना, तो हमने इसको क्या करना है, सबसे पहले हम उसका रिस्पायरेटरी ट्रैक को हम सेव करेंगे। एंडोट्रेकियल ट्यूब डालो, उसको वेंटिलेशन दो ताकि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन जाए। द पेशेंट इज एडमिटेड टू इंटेंसिव केयर यूनिट एंड डिस्पाइट एप्रोप्रिएट थेरेपी डाइज सेवरल आवर्स लेटर। हमने पूरी कोशिश की उस बंदे को बचाने की, लेकिन उस कुछ घंटे बाद उसकी क्या होगी, डेथ। एटॉप्सी एटॉप्सी एग्जामिनेशन इज परफॉर्म्ड एंड हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ द लंग्स रिवील्स। अब देखिए, हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ द लंग्स रिवील्स, जब आपने उसके देखी ना, तो वहां पर आपको क्या नजर आया, इंगोर्ज कैपिलरी, इंगोर्ज पल्मोनरी कैपिलरीज। तो जो कैपिलरीज, पल्मोनरी कैपिलरीज ना, वो आपको इंगोर्ज मिली। इंगोर्ज का क्या मतलब है कि उनके अंदर फ्लूइड इकट्ठा हुआ होगा, जिसकी वजह से वो फूल जाती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंगोर्ज पल्मोनरी कैपिलरीज। इसके अलावा आपको हिस्टोपैथोलॉजी के ऊपर क्या मिला, अबंडेंट इंट्रा एल्व्यूलर ए सेलुलर पिंक मटेरियल दैट इज मोर प्रोमिनेंट एट द बेसिस। तो आपको बेसिस के ऊपर क्या नजर आया सर, हमें वहां पर पिंक मटेरियल नजर आया। ठीक है। उसके बाद हमें अबंडेंट इंट्रा एल्व्यूलर, मतलब वही मटेरियल आपको नजर आया। इसके अलावा आपको कैपिलरीज क्या मिली, इंगोर्स। दिस पेशेंट मोस्ट लाइकली हैज हैड विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो भाई इस पेशेंट में ऐसा क्या मसला था कि इस पेशेंट में हमें ये वाली सिम्टम नजर आ रही, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, हिस्टोपैथोलॉजी ली, वहां पर हमें पल्मोनरी कैपिलरीज इंगोर्स मिली, मतलब फूली हुई थी, उनके अंदर फ्लूइड था। और उसके अलावा हमें पिंक मटेरियल, अबंडेंट इंट्रा एल्व्यूलर ए सेलुलर मटेरियल भी हमें वहां पर मिला। ठीक है। तो वो हमसे पूछा कि ये जो इसको सिम्टम आएंगे हैं उसका रीजन क्या है। सबसे पहले एस्पायरेशन निमोनिया इस पेशेंट को हुआ है। नहीं सर, एस्पायरेशन निमोनिया नहीं हुआ। पहले जो एस्पायरेशन निमोनिया अगर होता तो इस पेशेंट को मतलब फीवर वगैरह, या मतलब सिम्टम इतनी सीवियर नहीं होनी थी कि इसको अडीमा हो जाता। पल्मोनरी एडीमा आपको दिखा रहा है ना, इंगोर्ज पल्मोनरी कैपिलरीज। तो एस्पायरेशन निमोनिया की वजह से नहीं होता, क्योंकि एस्पायरेशन निमोनिया के लिए आपको हिस्ट्री देनी पड़ती है निमोनिया की। उसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपको फीवर, निमोनिया वाले सिम्टम आने चाहिए। और फर्दर मोर, निमोनिया की वजह से इतनी जल्दी बंदे की डेथ भी नहीं होती। तीसरा ये कि इसकी हिस्टोपैथोलॉजी निमोनिया वाली नहीं, तो पहला ऑप्शन नहीं। दूसरा है सेंट्री एसिनार एम्फीसीमा। ठीक है जी। तो सेंट्री एसिनार एम्फीसीमा, स्मोकिंग की अगर हिस्ट्री होती तो इस पेशेंट को होना था, लेकिन स्मोकिंग की हिस्ट्री नहीं है, तो इस पेशेंट को सेंट्री एसार एम्फीसीमा भी नहीं है। और आपको पता है एम्फीसीमा क्या है सर, सीओपीडी। और सीओपीडी के लिए आपको क्या चाहिए, एट लीस्ट 6 मंथ की हिस्ट्री चाहिए सिम्टम्स की। तो वो चीजें हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रही। हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस। हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस का मतलब होता है कि बंदे को ना
उसने कोई ऐसी चीज अपने लंग्स के अंदर ले गया जिसकी वजह से उसको वहां पर एलर्जी हुई, और उस एलर्जी की वजह से उसको वहां पर मतलब कि जो एलोलाई है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। मतलब हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस को ऐसे समझो कि यार जो आपके बर्ड्स होते हैं ना, उन बर्ड्स के फीसिस को अगर आप इनहेल कर लो, और वो जो बर्ड्स के फीसिस है आपके लंग्स में जाके क्या करवाते हैं, निमोनाइटिस करवाते हैं। तो ऐसी भी कोई हिस्ट्री नहीं है। पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन, पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन होती तो पेशेंट को कौन सी सिम्टम आनी चाहिए, राइट हार्ट फेलियर वाली, राइट हार्ट फेलियर वाली सिम्टम आनी थी, पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन होती है। देखिए लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ पर हार्ट बनाऊं, देखिए पल्मोनरी आर्टरी कौन सी होती है सर, पल्मोनरी आर्टरी वो जो राइट वेंट्रिकल से निकलती है, जो आपकी राइट वेंट्रिकल से निकलती है, इसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। कल मैंने स्टूडेंट से पूछा कि पल्मोनरी वेन्स कितनी होती हैं, तो कोई तीन बता रहा, कोई दो बता रहा, कोई एक बता रहा। पल्मोनरी आर्टरी वेन्स जो होती है ना ये चार होती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज कितनी होती हैं, दो होती हैं, ये याद रखना आपने। अब यहां से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल्स। उससे क्या, अगर पल्मोनरी आर्टरी की हाइपरटेंशन हो, देखो यहाँ पर अगर हाइपरटेंशन हो जाती है, इसमें प्रेशर इंक्रीज है, तो आपके राइट वेंट्रिकल को ज्यादा काम करना पड़ेगा। जब राइट वेंट्रिकल को ज्यादा काम करना पड़ेगा ना, यहाँ पर ब्लड फेंकने के लिए, तो उस पेशेंट के अंदर एट द एंड क्या होता है, राइट हार्ट फेलियर। ये बात आपने जरूर याद रखनी। तो सर ये भी नहीं हो सकता हमारे पास राइट आर्टीरियल हाइपरटेंशन, पल्मोनरी इन्फार्क्शन। पल्मोनरी इन्फार्क्शन का मतलब कि भाई आपके लंग्स को ब्लड ना मिले, अगर लंग्स को ब्लड ना मिलेगा तो लंग्स का हमारे पास नेक्रोसिस होनी थी, उनकी वजह से एडीमा नहीं होना था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पल्मोनरी एडीमा, इसका करेक्ट आंसर। पल्मोनरी एडीमा क्यों है देखो, एक है या इस वर्ड को देखो, इंगोर्स कैपलरी, पल्मोनरी कैपलरीज। तो पल्मोनरी कैपलरीज बचे जब इंगोर्स होंगी, इसका मतलब है कि उनके अंदर फ्लूइड है। और ये जो पिंक मटेरियल है अबंडेंट इंट्राएल्वेलुलर एयर, सर पिंक मटेरियल है, इसका मतलब यह है कि उस पेशेंट के अंदर लेफ्ट हार्ट फेलियर हुआ होगा। लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से उसकी जो रेड ब्लड सेल्स की ब्रेक डाउन होगी, हीमोसाइट्रिन वगैरह ना, वो यहाँ पर डिपॉजिट होगी, उसकी वजह से हमें ये पिंक मटीरियल नजर आ रहा है। ठीक है, तो पल्मोनरी अडीमा इस पेशेंट को हुआ है, जिसकी वजह से इसमें कौन सी सिम्टम आ रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सारी सिम्टम इसको आ रही हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। असल में देखो, पता है क्वेश्चन यहाँ से ये क्वेश्चन पकड़ा जाता है, उसने लिखा हुआ है ना इंगोज पल्मोनरी कैपिलरीज, तो उधर से ये क्वेश्चन पकड़ा जाता है कि भाई ये पल्मोनरी एडिमा ही होगा। इतनी लंबी हमें जोर लगाने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट आते हैं जी। अ 65 a 65-year-old man comes to the physician after missing a follow-up appointment for congestive heart failure। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की अपॉइंटमेंट मिस होने के बाद ये दोबारा आता है। पेशेंट की हिस्ट्री देख लो बच्चे, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मतलब इसका हार्ट फेल है। ही मिस्ड हिज अपॉइंटमेंट ड्यू टू अपसेट स्टमक। वो अपने उसने अपॉइंटमेंट क्यों मिस की, कि भाई उसका जो स्टमक था ना वो अपसेट था। A detailed history reveals disturbed color perception, anorexia, nausea, vomiting, diarrhea। जब आपने उस पेशेंट की बच्चे हिस्ट्री ली ना, तो हिस्ट्री के ऊपर आपको क्या नजर आया कि यार उसको ना हार्ट फेलियर है। हार्ट फेलियर के बाद हमने उसको मेडिसिन दी, मेडिसिन लेने के बाद अब जो पेशेंट है ना वो हमें सिम्टम बता रहा है कि डॉक्टर साहब उसकी कलर परसेप्शन, मतलब कि उसको कलर सही नजर नहीं आ रही। उसको एनोरेक्सिया है, मतलब उसकी भूख खत्म है। उस पेशेंट को नोजिया है, मतलब फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, जैसे बंद कैसे रहता है मुझे वॉमिटिंग होने वाली। और एडिशनल सिम्टम कैसे, वॉमिटिंग एंड एज वेल एज डार्क, मतलब ये वाली सिम्टम हमें उस पेशेंट में नजर आ रही हैं। वर्सन ओवर द पास्ट 2 हफ्ते के अंदर ये सिम्टम और वर्सन, हिज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हैज thus far been controlled effectively with multiple medication। मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले सिम्टम ना वो ठीक है, लेकिन इसको ये एडिशनल सिम्टम आ गए, कलर परसेप्शन, एनोरेक्सिया, ये इफ द कॉज ऑफ दिस पेशेंट करंट सिम्टम इज नॉट करेक्टेड, कि ये जो उसको कलर परसेप्शन, एनोरेक्सिया, ये जो सब कुछ हो रहा है, अगर इसको ठीक ना किया गया, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन इज मोस्ट लाइकली टू,
तो इस पेशेंट में कौन सी कॉम्प्लिकेशन डिवेल्प हो सकती है? जी डॉक्टर शहजाद, आपको क्या लगता है कि ये जिसको साइड इफेक्ट्स आई हुई, ऐसी कौन सी ड्रग है जो हम हार्ट फेलियर में यूज करते हैं और इसके ये साइड इफेक्ट्स? व्हाट डू यू थिंक? तो मुझे लगता है इसको एरिथमिया वगैरह हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन। चलिए, कॉम्प्लिकेशन तो होगी, वो ऊपर ड्रग भी तो बताया ना, कौन सी ड्रग दी होगी जिसकी वजह से वो वाली कॉम्प्लिकेशन? हाँ, डिजॉक्सन देने से, जो हम हार्ट फेलियर के अंदर यूज करते हैं, उसके एरिथमिया होने के चांसेस होते हैं। ठीक हो गए जी। डॉक्टर अदनान, आपका क्या ख्याल है? सर, मेरे पास सिग्नल बहुत कट रहे थे सर, मैं यही सोच रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग देख लूंगा। चलो ठीक होगा, आप रिकॉर्डिंग देख लें। तो जैसे डॉक्टर दाऊद, बात सुनिए, इस पेशेंट को है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टेड हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को हम देते हैं डाइजॉक्सिन, जो कि पॉजिटिव इनोट्रॉप है। डाइजॉक्सिन का साइड इफेक्ट होता है कि ये आपकी कलर वीएन को चेंज करती है। कलर वीएन को चेंज करती है, नोजिया मतलब जीआईटी को डिस्टर्ब भी करती है। जीआईटी, जीआईटी डिस्टर्बेंस। तो अगर ये तो सिम्टम है, ठीक है, हमें पता चल गया कि इसको बंदे को हमने डाइजॉक्सिन दी है। अब डाइजॉक्सिन का ना एक और इसकी बड़ी खतरनाक सी कॉम्प्लिकेशन होती है। उन्होंने पूछा कि वो कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले है एंजियोअडीमा। एंजियोअडीमा इसका नहीं है। एंजियोअडीमा किसकी कॉम्प्लिकेशन है? एसी इनहिबिटर्स की। कैप्टोप्रिल मेटाप्रिल उसकी ये कॉम्प्लिकेशन है, ये इसकी नहीं है, ठीक है। तीसरा हमारे पास है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन इसकी नहीं है, ये हमारे पास बाजू का हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, तो बीटा ब्लॉकर्स की वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी। हाइपोटेंशन, भाई हाइपोटेंशन नहीं। अगर हम किसी पेशेंट को वैसोडायलेटर्स दें ना, हाइड्रोलाजिन वगैरह, तो उस पेशेंट में हमें हाइपोटेंशन नजर आ सकती है। पल्मोनरी अडीमा। पल्मोनरी अडीमा जिन पेशेंट को हम एमियोड्रोन वगैरह देते हैं ना, तो उनके अंदर हमें इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस और पल्मोनरी अडीमा वगैरह नजर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डाइजॉक्सिन की कॉम्प्लिकेशन कौन सी है? जैसे डॉक्टर शहजाद ने बताया, दैट इज अरिथमिया। आपको उस पेशेंट के अंदर अरिथमिया नजर आता है, ये कॉम्प्लिकेशन है आपकी डाइजॉक्सिन की। नेवर फॉरगेट अबाउट दिस। डाइजॉक्सिन की क्या कॉम्प्लिकेशन है सर? मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। अगर किसी पेशेंट को क्या है, लेट्स सपोज सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को हम पॉजिटिव इनोट्रॉप देते हैं, जैसा कि डाइजॉक्सिन। डाइजॉक्सिन का कल मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया था ना दाऊद। तो ये क्या करती है सर? कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करवाती है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी तो जो पेशेंट है हार्ट फेलियर वाला, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले सिम्टम, वो उसकी सिम्टम क्या होंगी? इम्प्रूव। दूसरी बात ये है कि जो डाइजॉक्सिन है, इसकी कॉम्प्लिकेशन हमारे पास क्या है सर? ये डाइजॉक्सिन की बड़ी खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है, एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, मतलब ये अरिथमियास का करवाती है। वैसे तो इसके और भी ज्यादा काफी सारे सिम्टम है, जीआईटी डिस्टर्ब करती है, कलर विजन को चेंज करिए, लेकिन ये अरिथमिया भी करवाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है जी? Which of the following condition is most likely associated with this patient's microscopic findings? कि सर जो पेशेंट की माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग है वो हमें यहाँ पर क्या बता रही है? ठीक है जी, ये चीज को हमें यहाँ पर ढूंढना है। A 65-year-old man dies while hospitalized for severe breathing difficulty. हमारे पास एक 65 साल का बंदा आता है और उस क्या कहता है, मैं डाई, वो मर जाता है, while hospitalized for severe breathing difficulty, मतलब उसका रिस्पायरेटरी फेलियर है। रिस्पायरेटरी फेलियर की वजह से वो क्या होता है, बंदा मर जाता है। The patient had several prior episodes of dyspnea and cough, मतलब उसको पहले भी कई दफा क्या हुआ, डिस्निया भी हुआ और कफ भी हुई है, ठीक है जी, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज हुआ है। ही हैज अ हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन एंड क्रोनिक किडनी डिजीज। कौन कौन सी हिस्ट्री आ गई है? हाइपरटेंशन, क्रोनिक किडनी डिजीज। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हाइपरटेंशन, क्रोनिक किडनी डिजीज।
ये उस पेशेंट की है हिस्ट्री। ठीक है। द पेशेंट स्मोक्ड अ पैक ऑफ सिगरेट डेली फॉर 38 years old and autopsy। पेशेंट मरा है, autopsy की सर आवाज खराब हो गई। माइक्रोस्कोपिक। जी जी। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द लंग्स रिवील्स एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। देखो आवाज आ रही है, अब मुझे पहले बताएं। यस सर अब ठीक ये आ रही बारे है। हाँ जी। Autopsy is performed and microscopic examination of the lungs reveals alveolar macrophages। आपने उसके लंग्स की क्या की है, वहां से माइक्रोस्कोपी किया, लंग्स से आपने थोड़ा सा पार्ट लिया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। जब उसको आपने माइक्रोस्कोप के ऊपर देखा तो आपको वहां पर क्या नजर आए, मैक्रोफेजिस। मैक्रोफेजिस मैक्रोफेजिस के अंदर क्या है सर, गोल्डन ब्राउन साइटोप्लाज्मिक granules that turn dark blue with Russian blue staining। आपने उसके मैक्रोफेजेस जो देखे थे ना लंग्स के अंदर, उसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है सर, उसके अंदर में गोल्डन ब्राउन ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ गोल्डन ब्राउन ग्रेन्यूल्स। ठीक है। डेट टर्न डार्क ब्लू। जब आप उसके ऊपर रूशियन स्टेन को माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे, जब आप ये वाला स्टेन डालते हो ना, तो जो उसका कलर है ना, वो जो गोल्ड ब्राउन आपको ग्रेन्यूल्स मतलब पार्टिकल्स मिल रहे हैं, उसका कलर ब्लू, डार्क ब्लू हो जाता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विद दिस पेशेंट्स माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग। तो वो ये कह रहे हैं कि यार ये वाला जो बंदा जो रिस्पायरेटरी फेलियर की वजह से जिसकी डेथ हुई है, उसकी हिस्ट्री है हाइपरटेंशन एंड क्रॉनिक किडनी डिजीज की। इस पेशेंट के अंदर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से जो हमने इसकी ऑटोप्सी के अंदर फाइंडिंग्स देखी है ना, वो फाइंडिंग्स में हमें गोल्डन ब्राउन ग्रेन्यूल्स और आपको मतलब के रूशियन ब्लू स्टेनिंग के ऊपर डार्क ब्लू चीजें या ग्रेन्यूल्स उसके अंदर मैक्रोफेजेस के अंदर ये नजर आ रही। ठीक है। मेन चीज है गोल्डन ब्राउन ग्रेन्यूल्स, ये मेन चीज है जो आपको मैक्रोफेजेस के अंदर नजर आ रही है। तो सबसे पहले मुझे बताएं डॉक्टर, आपका क्या ख्याल है इस पेशेंट को क्या हुआ होगा। पेशेंट की हिस्ट्री भी है हाइपरटेंशन की। सर इसमें हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, मैं रिपीट कर ये देता जो हूँ। हाँ हाँ। ये जो इसमें पर्शियन ब्लू स्टेनिंग और ये जो इसने लिखा है ना गोल्डन गोल्डन ब्राउन ग्रेन्यूल, ये तो उसमें भी होते हैं। ये जो एस्बेस्टोस जो होते हैं ना, जो शिप वर्कर होते हैं, एस्बेस्टोस हाँ रिलेटेड हाँ। जो डिजीज उनकी की वजह से भी तो होता है ना, उसमें भी यही होता अ, यानी उसके अंदर ना आपको इसकी हिस्ट्री देनी चाहिए थी। यहाँ पर है। हिस्ट्री है आपको हाइपरटेंशन और क्रॉनिक किडनी डिजीज की। वो आपकी हिस्ट्री होनी थी निमोकोनियोसिस की, मतलब कि वो पेशेंट कहीं पे शिप में काम करता होगा या रूफिंग करता होगा, तो उसकी हिस्ट्री जरूरी थी। दूसरा उसमें गोल्डन ब्राउन तो नजर आते हैं लेकिन वो डार्क ब्लू नहीं होते रूशियन स्टेन के ऊपर। हम्म, आप वो डबल शेप नजर आते हैं अगर आपको याद हो ना, जी डबल शेप। हाँ, तो इसमें मेन चीज है जो हिस्ट्री है ना, पेशेंट की हिस्ट्री हाइपरटेंशन की। तो असल में पेशेंट को हुआ क्या है, इस पेशेंट को हाइपरटेंशन की वजह से ना, ये कंसेप्ट भी मैंने पता है कल बेसिक के अंदर पढ़ाया ये वाला कंसेप्ट, कि जब आपके पास पेशेंट की हाइपरटेंशन की हिस्ट्री हो ना, तो हाइपरटेंशन की वजह से पेशेंट का क्या होता है, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। हाइपरटेंशन